हम पढ़ रहे हैं कर्व्स को, और आज हम पढ़ने लगे हैं कि कर्वेचर क्या चीज़ होती है। कर्वेचर हमें क्या बताता है? कर्वेचर हमें ये बताता है कि कर्व बेंड हो रही है या बेंड नहीं हो रही है, कर्व के अंदर कर्वनेस है या कर्वनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही होती है। बेसिकली कर्व एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, तो ये भी एक कर्व ही है। क्या ये बेंड हो रही है? क्या इसमें कर्वनेस है? बिल्कुल इसमें कोई कर्वनेस नहीं है। आप कह सकते हैं इसकी जो कर्वनेस है, जो इसकी बेंडनेस है, जो इसका कर्वेचर है वो ज़ीरो है। अगर हम बात करें एक सर्कल की, क्या जो सर्कल है क्या ये बेंड हो रहा है? क्या इसमें कर्व है? बिल्कुल बेंड हो रहा है, इसमें कर्व है। अगर हम बात करें पैराबोला की, क्या ये बेंड हो रहा है? क्या इसमें कर्व है? बिल्कुल ये भी बेंड हो रहा है, इसमें भी कर्व है, इसका भी कुछ कर्वेचर होगा। लाइन का तो हमने कहा कर्वेचर ज़ीरो है। अब सर्कल के कर्वेचर और पैराबोला के कर्वेचर में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जो सर्कल में कर्वनेस है, जो उसका बेंड होना है, वो थ्रू आउट द सर्कल बिल्कुल एक जैसा है, जबकि पैराबोला में यहाँ पे से अगर मूव कर रहे हैं तो कर्वनेस कम है, वर्टेक्स के करीब आके कर्वनेस बढ़ गई है। डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट कर्वेचर होगा, कहीं कर्व ज़्यादा बेंड हो रही है, कहीं कर्व कम बेंड हो रही है। किसी भी कर्व के बेंड होने के फिनोमेना को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसकी कर्वनेस को एक नंबर से डिनोट करते हैं और हम उसे कर्वेचर क्या कहते हैं? हम उसे कर्वेचर कहते हैं। कर्व के बेंड होने के लिए जो हम नंबर अटैच करने लगे हैं, जिसको हमने कर्वेचर कहा है, हम ज़रा प्लेन कर्व्स की मदद से स्टडी करते हैं कि वो नंबर क्या अटैच किया जाए। कर्वेचर इन प्लेन कर्व जो है, हम उसकी मदद से फार्मूला ड्राइव करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे कर्वेचर की। सबसे पहला सवाल जहन में ये पैदा होता है कि अगर हमने कर्व के बेंड होने का अंदाज़ा लगाना है कि कितनी बेंड हो रही है, तो किसको रेफरेंस माना जाए, किसकी मदद से उसके बेंड होने का अंदाज़ा लगाया जाए। कोई एक रेफरेंस बनाएंगे, कोई एक चीज़ फिक्स करेंगे, उस फिक्स चीज़ की मदद से हम कर्व के बेंड होने का अंदाज़ा लगाएंगे। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये कोई कर्व है, तो हम इसके बेंड होने का अंदाज़ा किस लाइन की मदद से लगाएं? अगर हम कोई लाइन फिक्स करें और उस लाइन की मदद से बेंड होने का अंदाज़ा लगाएं, तो वो लाइन कौन सी फिक्स की जाए? कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उसके बेंड होने का अंदाज़ा लगाना है, किस लाइन की मदद से अंदाज़ा लगाएं कि कितना बेंड हो रही है, हमने उसके लिए फ़िक्स किया है। क्या ख्याल है किसको फ़िक्स किया जाए? हमने उसके लिए फ़िक्स किया है टेंजेंट लाइन को। जब भी हमने कर्व के बेंड होने का अंदाज़ा लगाना होगा तो हम अंदाज़ा लगाएंगे किसकी मदद से? टेंजेंट लाइन की मदद से। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक प्लेन कर्व है गैमा ऑफ टी, ये एक प्लेन कर्व है। इस प्लेन कर्व के ऊपर एक पॉइंट है गैमा ऑफ टी, और हम इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रा करके अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि कर्व कितना बेंड हो रही है। ये टेंजेंट और ये इस पॉइंट पर नॉर्मल है। इस कर्व के ऊपर एक और पॉइंट ले लिया, इसको कह लिया गैमा टी प्लस डेल्टा टी। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। फर्ज कर लें ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो जो ए बी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा? याद है, अगर आपके पास दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स मौजूद हों तो उनसे बनने वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे मालूम करते हैं? हेड के पोजीशन वेक्टर में से टेल का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। गैमा ऑफ टी
कर्व के ऊपर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी कर्व के ऊपर पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। ए से बी तक का वेक्टर मालूम करना चाहते हैं, तो ए से बी तक का जो वेक्टर है वो हमारे पास होगा गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा ऑफ टी। हमें मालूम करना है कि कर्व कितना बेंड हुई है। पॉइंट ए से बी तक जाते हुए टेंजेंट से ये कितना बेंड हुई है, वो ये वाला डिस्टेंस है। अगर इस डिस्टेंस को मैं बी डी कह लूँ तो ये इसके बेंड होने का डिस्टेंस है। बी डी क्या है इस वक्त? बेंडनेस ऑफ कर्व एट पॉइंट गैमा ऑफ टी। गैमा ऑफ टी पॉइंट जो ए है उस पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया। इस पॉइंट के करीब एक और पॉइंट गैमा टी प्लस डेल्टा टी लिया। बेंड होने का अंदाज़ा हमने कहा लगाएंगे किस बात से? टेंजेंट को रेफरेंस बनाकर। तो अगर मैं वेक्टर ए बी बनाऊँ तो इस वेक्टर ए बी का जो डिस्टेंस है इस टेंजेंट वेक्टर से बी डी, इतनी कर्व बेंड हुई है। अब मैं ये बी डी डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ? डिस्टेंस बी डी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए इस्तेमाल करने लगा हूँ एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। अगर फर्ज करें आपके पास एक वेक्टर ए हो और आपके पास एक वेक्टर बी हो और आपने वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर मालूम करना हो, ये वाला, ये इस वक्त क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। याद है क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। ये किसी भी वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन है। यहाँ पर मैं ये बी डी डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये जो बी डी डिस्टेंस है ये बेसिकली इस डिस्टेंस के इक्वल है। आप इस डिस्टेंस को ए बी प्राइम कह सकते हैं और ये डिस्टेंस बेसिकली वेक्टर ए बी का एन पे प्रोजेक्शन है। ये जो बी डी डिस्टेंस है ये ए बी डैश डिस्टेंस के इक्वल है और ये बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन एन नॉर्मल पे इसका प्रोजेक्शन है। और ये जो बेंडनेस हम मालूम कर रहे हैं बी डी, जिसको हमने ए बी डैश के इक्वल कहा है, और ये प्रोजेक्शन है वेक्टर ए बी का नॉर्मल वेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्शन वाले फार्मूले से ये बनेगा ए बी डॉट एन ओवर एन का मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर हमारे पास इक्वल है गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा ऑफ टी डॉट एन। और n मैंने यूनिट वेक्टर लिया है, यूनिट नॉर्मल लिया है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका नाम 1 आ गया। तो मेरे पास जो बेंडनेस है, जो कर्वेचर है कि कर्व कितना बेंड कर रही है, वो आ गया मेरे पास गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा ऑफ टी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? नॉर्मल वेक्टर के साथ। ये अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कर्व के पॉइंट्स के ऊपर कितना कर्वेचर है, कितनी बेंडनेस है। देखते हैं इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ टेलर्स थ्योरम का। गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इक्वल होगा गैमा ऑफ टी प्लस गैमा डॉट टी डेल्टा टी प्लस 1/2 गैमा डबल डॉट टी इंटू
डेल्टा टी का स्क्वायर और इसी तरह से सो ऑन। और अगर बाकी टर्म्स ना लिखें तो टेलर्स थ्योरम में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। यहाँ पे मैंने गैमा डॉट का मतलब लिया है गैमा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और गैमा डबल डॉट का मतलब है गैमा का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ये नोटेशंस यूज़ करूँगा मैं नेक्स्ट थ्रू आउट के गैमा के ऊपर डॉट का मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे कैलकुलेट करना है गैमा टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा टी। उसके लिए गैमा टी को लेफ्ट पर ले आए तो गैमा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा ऑफ टी इक्वल आ गया गैमा डॉट टी डेल्टा टी प्लस हाफ गैमा डबल डॉट टी डेल्टा टी का स्क्वायर और प्लस रिमाइंडर। ये कैलकुलेट करने के लिए कर्वनेस एन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, गैमा टी प्लस डेल्टा टी माइनस गैमा ऑफ टी डॉट एन। राइट साइड पर डेल्टा टी तो स्केलर है, बेसिकली वेक्टर गैमा डॉट टी है, इसका नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस हाफ डेल्टा टी का स्क्वायर गैमा का डबल डेरिवेटिव गैमा डबल डॉट टी डॉट एन और प्लस इसी तरह यहाँ रिमाइंडर आएगा। लेफ्ट साइड पे यही वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये कर्वनेस है, ये वो डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस कर्व ने बेंड कर लिया है, जिसको हम कर्वेचर कहना चाह रहे हैं। राइट साइड पे गैमा का डेरिवेटिव डॉट विद रिस्पेक्ट टू टी। गैमा डॉट जो होता है वो टेंजेंट वेक्टर होता है और एन उसका नॉर्मल वेक्टर है। टेंजेंट और नॉर्मल में एंगल कितना है 90 डिग्री, और अगर दो वेक्टर्स में एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हाफ डेल्टा टी का स्क्वायर गैमा डबल डॉट और एन सॉल्व कर लें ए डॉट बी के फार्मूले से। यह आ जाएगा गैमा डबल डॉट टी का मैग्नीट्यूड या नॉर्म, एन का नॉर्म 1 और इन दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल का कॉस। और नॉर्मल में और गैमा डबल डॉट में कितना एंगल बनेगा वो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1 आ गया। और रिमाइंडर को इग्नोर कर दें। अगर डेल्टा टी स्मॉल है, वैल्यूज़ बहुत स्मॉल हैं, ज़ीरोज़ हैं। हम इस असम्पशन के साथ सारी कैलकुलेशंस करेंगे कि गैमा टी जो है वो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। कैसी पैरामीटराइजेशन है? यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। हम एक कर्व के बेंड होने को चेक कर रहे हैं। हमने कर्व ले ली है गैमा टी। ये जो गैमा टी हमने ली है ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन का मतलब आपको मालूम है क्या है भला? जी, क्या है यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन का मतलब? यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन का मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव है, जिसको हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका नाम 1 है। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि गैमा डबल डॉट जो है वो 90 का एंगल बना रहा है। किसके साथ? गैमा डॉट के साथ। अगर गैमा डबल डॉट गैमा डॉट के साथ 90 का एंगल बना रहा है तो गैमा डॉट के साथ तो 90 का एंगल नॉर्मल भी बना रहा है। इसका मतलब है जो हमारा गैमा डबल डॉट है वो नॉर्मल के पैरेलल है। सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। एंगल कितना बन सकता है इन दोनों के दरमियान? इन दोनों के दरमियान एंगल 0 या 180, 0 बने या 180 बने। यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर आंसर +1 या -1 आ सकता है। तो हमारे पास वो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कर्व ने
कर्व ले लिया है बी डी, वो इक्वल आ रहा है इस वक्त हाफ डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस माइनस आ सकता है गैमा के डबल डेरिवेटिव के टी का नॉर्म। इसमें एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होगा, और वो नंबर क्या है? गैमा के डबल डेरिवेटिव का नॉर्म। ये ऐसा नंबर है जो कर्व्स के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होगा। इसमें बाकी 1/2 डेल्टा टी का स्क्वायर ये सेम रहेंगे। तो बेसिकली यही वो नंबर है जो हमें रिप्रेजेंट करेगा किसी भी कर्व की बेंडनेस को, किसी भी कर्व की कर्वनेस को। तो इसी नंबर को हम डिफाइन करने लगे हैं कर्वेचर। तो डेफिनेशन करने लगे हैं जी कर्वेचर क्या होता है। तो हमने इंट्यूटिवली चेक किया कि अगर कोई कर्व प्लेन कर्व है और हमने उसके बेंड होने का अंदाज़ा लगाना है कि कितना बेंड हो रही है, तो रेफरेंस के तौर पे टेंजेंट लाइन लेंगे और टेंजेंट लाइन से चेक करेंगे कि उसका कितना डिस्टेंस निकल रहा है नेक्स्ट पॉइंट्स पर। ज़्यादा निकलेगा तो इसका मतलब है ज़्यादा बेंड हो रही है, कम निकलेगा तो वो कम बेंड हो रही है। और फाइनल कंक्लूजन के बाद हमने ये महसूस किया कि उसमें एक ऐसा नंबर है जो हर पॉइंट के लिए डिफरेंट है, और वो है गैमा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी का नॉर्म। यही हम कर्वेचर की डेफिनेशन करने लगे हैं। कर्व चाहे प्लेन में हो, चाहे R3 में हो या Rn में हो। तो जनरली जो हमने इंट्यूशन ली है प्लेन कर्व से, उसी इंट्यूशन को डिफाइन करने लगे हैं किसी भी कर्व के लिए। अगर हमारे पास गैमा कर्व है Rn में और ये यूनिट स्पीड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कर्व का यूनिट स्पीड होना, क्योंकि अभी हमने जो डेरिवेशन की थी उस डेरिवेशन में यूनिट स्पीड होने का हमने यूज़ किया था। तो अगर कर्व है कोई और यूनिट स्पीड कर्व है, ये कर्व Rn में है, तो इसके कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं कैपा से या कैपा ऑफ टी लिखते हैं। और डेफिनेशन हम इसकी क्या करते हैं? गैमा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी का नॉर्म। यही हमारे पास कर्वेचर की डेफिनेशन है। कर्व हो आपके पास, यूनिट स्पीड कर्व हो, Rn में हो, कर्वेचर को कैपा से डिनोट करेंगे। कर्वेचर कैपा ऑफ टी इक्वल होगा गैमा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और उसका नॉर्म। हमने अब ये जो डेफिनेशन की है, इस डेफिनेशन को हम चेक ये करना चाहते हैं कि जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर हमें लगता है कि 0 है, सर्कल का कर्वेचर हमें लगता है कि कांस्टेंट है। चेक करते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। सबसे पहले हम इस बात को चेक करने लगे हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। हमें लगता है कि स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर 0 होना चाहिए, उसमें बेंडनेस नहीं है। तो देखते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको याद है? क्योंकि जब तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होगी हम इस फार्मूले से उसका कर्वेचर कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। हमें याद है कि अगर स्ट्रेट लाइन हो, फर्ज करें मैं इस वक्त बात करने लगा हूं R³ में स्ट्रेट लाइन की, ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही हो एक पॉइंट में से जिसके कोऑर्डिनेट्स से A1, A2 और A3 हों, और फर्ज करें C एक यूनिट वेक्टर है, C1, C2, C3 इज ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू लाइन। तो याद है इसकी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं याद करवा देता हूँ। ऐसी सूरत में जो स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो हैं A1 प्लस C1t, A2 प्लस C2t और A3 प्लस C3t। मैं इसका कर्वेचर मालूम करना चाहता हूँ और मेरा ख्याल है कि इसके कर्वेचर का आंसर 0 आना चाहिए। उसके लिए गैमा का डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट से और फिर उसका नाम लूँगा। लेकिन ये कैलकुलेशंस करने से पहले भी मुझे एक बात सोचना होगी, क्या ये यूनिट स्पीड कर्व है?
ये जो पैरामीटराइजेशन मैंने की है स्ट्रेट लाइन की, क्या ये यूनिट स्पीड है? कैसे पता चलेगा यूनिट स्पीड का? इसके डेरिवेटिव का नॉर्म 1 निकलना चाहिए। मैं इसका डेरिवेटिव लेकर सबसे पहले ये चेक करता हूँ। इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, कितना आंसर आएगा? a1 का 0, c1, t का c1, इस तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में c2 और थर्ड कोऑर्डिनेट में c3। और अब मुझे मालूम करना है इसका नॉर्म, ये चेक करने के लिए कि ये यूनिट स्पीड है या नहीं है। कितना बना? c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। c वेक्टर था, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। और मैंने कहा था ये कैसा वेक्टर लिया है? यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 हो गया। हाँ, ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। मैं इसकी मदद से इसका कर्वेचर मालूम कर सकता हूँ। कर्वेचर मालूम करने के लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है। मेरे पास गैमा डॉट टी जो है वो इक्वल है c1, c2 और c3 के। मुझे इसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो गैमा डबल डॉट c1 का 0, c2 का 0, c3 का 0 और गैमा डबल डॉट का नॉर्म मालूम करें तो कितना आ गया? 0। और यही तो क्या है? कर्वेचर है। कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर कितना निकल आया? 0 निकल आया। हमें भी यही लगता था, यानी ये जो हमने डेफिनेशन की है लगता है कि ठीक डेफिनेशन की है। एक और कर्व के लिए चेक करते हैं और वो कर्व है सर्कल। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमने की हुई हैं। क्या हैं सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस? cos t और sin t। ये कौन से सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं? ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। मुझे मालूम करना है इसका कर्वेचर, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा जर्नल सर्कल की बात करूँ। मैं ऐसे सर्कल की बात करने लगा हूँ जिसका सेंटर x0 y0 हो। सर्कल सेंटर x0 y0 और रेडियस जो है वो से r हो। ऐसे सर्कल की कार्टियन इक्वेशन आपको याद है, वो होती है x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी? ऐसे सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस में आप x को लेंगे x0 प्लस r cos t और y को लेंगे y0 प्लस r sin t। आप चेक कर सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब पुट करेंगे तो x0 कैंसिल हो जाएगा, r cos t आ जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो y0 कैंसिल हो जाएगा, r sin t आ जाएगा। स्क्वायर लेंगे तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 बन जाएगा और r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इस इक्वेशन की मदद से हम मालूम करने लगे हैं सर्कल का कर्वेचर। लेकिन कर्वेचर मालूम करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये यूनिट स्पीड है या नहीं। और जब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये यूनिट स्पीड नहीं है। अगर इस इक्वेशन में हम थोड़ी सी चेंज कर लें और एंगल के अंदर हम t ओवर r ले लें और यहाँ पर भी हम t ओवर r ले लें, कॉस और साइन दोनों के एंगल में हम t की बजाय t ओवर r ले लें। अब हम इसको चेक करते हैं। अब ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है, ये भी पैरामीटराइजेशन है। हमें मालूम है कर्व की पैरामीटराइजेशन एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमने कर्वेचर की डेफिनेशन में जो पैरामीटराइजेशन यूज़ की है वो कौन सी यूज़ की है? यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन की है। पहले चेक करते हैं कि ये यूनिट स्पीड है या नहीं। उसके लिए इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू t। x0 का तो 0, r कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t ओवर r और t ओवर r का डेरिवेटिव 1 ओवर r। y0 का 0, r एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos t ओवर r और फिर t ओवर r का डेरिवेटिव 1 ओवर r। और गैमा डॉट t जो है वो हमारे पास आ गया, r कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन t ओवर r और cos t ओवर r। और आप अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें
तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। गैमा का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, नाम कैलकुलेट किया, 1 आया, यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। मुझे मालूम करना है कर्वेचर। कर्वेचर मालूम करने के लिए मुझे मालूम करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। एक दफ़ा फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो गैमा डबल डॉट टी, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस टी ओवर आर, और फिर एंगल टी ओवर आर का डेरिवेटिव 1 ओवर आर, और फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी ओवर आर, और फिर एंगल टी ओवर आर का डेरिवेटिव 1 ओवर आर। ये मेरे पास आ गया गैमा डबल डॉट। और मुझे मालूम करना है कर्वेचर के लिए इस गैमा डबल डॉट का नॉर्म, जो हमारे पास क्या आएगा, कर्वेचर आएगा। और कितना कर्वेचर आया, एक्स का स्क्वायर यानी 1 ओवर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी ओवर आर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ओवर आर। 1 ओवर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी ओवर आर प्लस साइन स्क्वायर टी ओवर आर। नाम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 ओवर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो 1 ओवर आर आ गया। और ये हमारे पास सर्कल का कर्वेचर आ गया। सर्कल का रेडियस आर फिक्स होगा तो इसका कर्वेचर भी फिक्स ही होगा। कर्व का पॉइंट टी बदल देने से कर्वेचर चेंज नहीं होगा। ना सिर्फ कर्वेचर रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, कर्व सर्कल के पॉइंट पे नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि कर्वेचर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1 ओवर आर के। यानी जितना रेडियस बढ़ जाएगा कर्वेचर उतना कम हो जाएगा। कर्वेचर रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस बढ़ाने से कर्वेचर कम हो जाएगा, रेडियस कम करने से कर्वेचर बढ़ जाएगा। रेडियस जितना बड़ा करते चले जाएंगे उतनी उसकी कर्वनेस कम होती चली जाएगी। कर्वनेस इतनी कम हो जाएगी, मिसाल के तौर पे आप ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन को अगर आप गोल समझ रहे हैं, सर्कुलर समझ रहे हैं, तो क्या आपको खड़े होकर इसकी कर्वनेस महसूस होती है? बिल्कुल भी नहीं महसूस होती, क्योंकि इसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, इसमें कर्वनेस उतनी ही कम है। सर्कल का रेडियस जितना कम होगा उतनी उसमें कर्वनेस ज़्यादा होगी, उतना उसका कर्वेचर ज़्यादा होगा, और जितना रेडियस ज़्यादा होता जाएगा उतनी कर्वनेस कम होती चली जाएगी। हमें फील होगा जैसे कि वो फ्लैट ही है। जैसे कि अगर ये बहुत बड़ा सर्कल ले जाएं, इसकी कर्वनेस कम होगी, और अगर ये छोटा सर्कल है तो इसकी कर्वनेस ज़्यादा होगी। और कर्वनेस बेसिकली क्या होगा? टेंजेंट से कर्व के बेंड होने वाला डिस्टेंस। ये बेसिक डेफिनेशन है। आइंदा से हम इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि कर्वेचर जो है किसी भी कर्व का किसके इक्वल है? गैमा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी का नॉर्म। लेकिन एक कंडीशन के साथ कि ये जो गैमा कर्व ली है ये कैसी ली है? यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन ली है कर्व की। अगर हमारे पास एक कर्व की यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन गैमा ऑफ टी मौजूद हो तो उसके कर्वेचर की डेफिनेशन हमने की है कि गैमा का डबल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से लेकर नॉर्म कैलकुलेट कर लें तो जो नंबर आएगा हम उसको उस कर्व का कर्वेचर कहेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कर्व की यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास एक कर्व है गैमा ऑफ टी इज नॉट यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन, ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन नहीं है, और हम मालूम करना चाहते हैं इस कर्व का कर्वेचर। अगर ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन नहीं है तो क्या यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाई जा सकती है? हमने सीखा था बनाई जा सकती है, लेकिन एक शर्त के साथ कि गैमा जो है वो रेगुलर हो। अगर तो गैमा रेगुलर है, इफ़ गैमा ऑफ टी इज़ रेगुलर कर्व। रेगुलर कर्व का मतलब आपको याद है
कि गैमा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ज़ीरो नहीं है टी की किसी भी वैल्यू के लिए। अगर गैमा ऑफ टी रेगुलर कर्व है तो इसकी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाई जा सकती है और उस यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन का सेकंड डेरिवेटिव लेकर कर्वेचर मालूम किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक इस गैमा की दो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बन जाएं फिर क्या होगा। सपोज कर लेता हूँ मैं कि गैमा टिल्डा यू एंड गैमा कैप एस आर टू यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशंस ऑफ गैमा ऑफ टी कि ये दोनों इसकी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशंस हैं। तो अब हम प्रूव ये कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की री पैरामीटराइजेशंस हैं। प्रूव नहीं करेंगे, बस इस्तेमाल करेंगे गैमा टिल्डा यू एंड गैमा हैट आर री पैरामीटराइजेशंस। गैमा टिल्डा यू और गैमा हैट एस आर री पैरामीटराइजेशंस और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि गैमा टिल्डा यू इक्वल है गैमा हैट एस के, जहाँ पे एस और यू की रिलेशन है कि एस इक्वल है प्लस माइनस यू प्लस सी के। एस और यू की ये जो रिलेशन है ये कोरोलरी नंबर 1.3.7 में प्रूव की गई है, वहाँ से देखी जा सकती है। इस वक्त हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, बस हम यूज़ करेंगे कि जब भी दो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशंस हैं तो वो आपस में रिलेट करेंगी। गैमा टिल्डा यू इक्वल होगा गैमा हैट एस के, जहाँ पे एस इक्वल होगा प्लस माइनस यू प्लस सी के। मैं इन दो में से एक पॉसिबिलिटी के साथ प्रूव करने लगा हूँ कि इस केस में इन दोनों गैमास के, गैमा टिल्डा के और गैमा हैट के डबल डेरिवेटिव जो हैं उनका नाम आपस में इक्वल है। अगर डबल डेरिवेटिव्स का नाम आपस में इक्वल है तो डबल डेरिवेटिव का नाम तो किसके इक्वल है, कर्वेचर के। इसका मतलब कर्वेचर भी इक्वल हैं। हम चाहे ये वाली यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन यूज़ करें या ये वाली यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन यूज़ करें, कर्वेचर का आंसर हमेशा सेम निकलेगा। हम इसी काम को करने लगे हैं। हमारे पास इस वक्त रिजल्ट ये है कि गैमा टिल्डा यू इक्वल है गैमा हैट एस के, और मैं एक रिलेशन के साथ करने लगा हूँ एस इक्वल है से माइनस यू प्लस सी के। जैसे मैं माइनस यू प्लस सी से कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू प्लस सी से आप खुद कर सकेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू यू। लेफ्ट साइड पे डी गैमा टिल्डा यू बाय डी यू, राइट साइड पे गैमा हैट में वेरिएबल एस है, जबकि एस आगे फंक्शन है यू का। चेन रूल लगेगा, हम इसका डेरिवेटिव पहले एस के रिस्पेक्ट से लेंगे, डी गैमा टिल्डा एस ओवर डी एस, और फिर डी एस बाई डी यू। चेन रूल अप्लाई किया है। गैमा कैप में वेरिएबल एस है और एस फंक्शन है यू का। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले गैमा कैप का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट से और फिर एस का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट से। तो डी गैमा टिल्डा यू बाई डी यू इक्वल आ गया राइट साइड पे डी गैमा कैप एस ओवर डी एस, और डी एस बाई डी यू का डेरिवेटिव आया -1। इसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। लेफ्ट साइड पे डी टू गैमा टिल्डा यू ओवर डी यू स्क्वेयर, राइट साइड पे फिर एक दफ़ा चेन रूल लगेगा, डी बाई डी एस किसका, डी गैमा कैप एस ओवर डी एस का, और फिर इस एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, और -1 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया
d2 गैमा टिल्डा u ओवर du स्क्वायर। राइट साइड पे पहला फैक्टर बन गया d2 गैमा कैप s ओवर ds स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर में ds बाई du एक दफ़ा फिर यहाँ से कैलकुलेट करें, -1 और -1 +1 बन गया, और मैग्नीट्यूड ले लें तो d स्क्वायर गैमा टिल्डा u ओवर du स्क्वायर इक्वल है d2 गैमा कैप s ओवर ds स्क्वायर। दोनों के नाम आपस में इक्वल हैं, और सेकंड डेरिवेटिव का जो नाम होता है वो किसके इक्वल होता है, कर्वेचर के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कर्वेचर भी इक्वल हैं। आप कर्वेचर चाहे मालूम करें कौन सी पैरामीटराइजेशन से, u पैरामीटराइजेशन से, चाहे आप कर्वेचर मालूम करें s पैरामीटराइजेशन से, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कर्वेचर आप मालूम करें s पैरामीटराइजेशन से या कर्वेचर u पैरामीटराइजेशन से, आंसर सेम रहेगा। तो आइंदा के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट बन गया कि अगर हमारे पास कोई कर्व दी हुई है वो यूनिट स्पीड नहीं है, अलबत्ता वो रेगुलर कर्व है, तो आप उसकी मालूम कर लें। एक यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन मालूम की जा सकती है, आर्क लेंथ की मदद से कर सकते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, या किसी और तरीके से कर लें। अगर आप उसकी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन मालूम कर लें, कोई सी एक मालूम कर लें, तो उसके बाद आप उस यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन वाली कर्व का सेकंड डेरिवेटिव लेकर जब आप नॉर्म लेंगे तो आपके पास कर्वेचर आ जाएगा। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन किस मेथड से मालूम की है, किस तरीके से मालूम की है, कौन से वेरिएबल के साथ मालूम की है। अगर दो पैरामीटराइजेशंस बन रही थी, यूनिट स्पीड पैरामीटर u के साथ और पैरामीटर s के साथ, तो दोनों सूरतों में कर्वेचर का आंसर सेम ही निकला है। इसलिए कोई सी भी एक यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाकर उसका सेकेंड डेरिवेटिव मालूम कर लें, जो भी उसमें पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट से, और उसका नॉर्म कैलकुलेट कर लें तो कर्वेचर निकल आता है। अभी हमने ये डिस्कशन की है कि अगर हमारे पास कोई कर्व रेगुलर हो, आपने उसका कर्वेचर कैलकुलेट करना हो तो क्या करें, उसकी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाए और उस यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन का सेकंड डेरिवेटिव मालूम करके नॉर्म कैलकुलेट कर लें, कर्वेचर आ जाएगा। लेकिन किसी भी कर्व की यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाना इतना आसान काम नहीं है। हमने किया ये था कि आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन को यूज़ करके हमने यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाई थी, लेकिन ये बनाते वक्त हमने ये भी कहा था कि s को कैलकुलेट करना हमेशा इतना आसान नहीं होता। s की डेरिवेशन में जो इंटीग्रल इन्वॉल्व है, उस इंटीग्रल को हम बात का एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, और हमें उसके लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जहन में क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक कर्व की रेगुलर पैरामीटराइजेशन मौजूद है तो आप डायरेक्ट उस रेगुलर पैरामीटराइजेशन की मदद से ही कर्वेचर कैलकुलेट कर लें बगैर उसकी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। और जो हम थ्योरम इस वक्त प्रूव करने लगे हैं वो हमें यही बता रहा है कि अगर गैमा ऑफ टी एक रेगुलर कर्व है, ये कर्व r³ में है, आप इसका कर्वेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप इसका कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। और इस फार्मूले में इसकी कोई यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली फार्मूला आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे डॉट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, यानी जो पैरामीटर कर्व में मौजूद है उसी के रिस्पेक्ट से आप फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें और इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लें, कर्वेचर निकल आएगा। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो करेंगे यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाकर ही, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर लिया करेंगे बगैर यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाए। लेट कर लेते हैं कि गैमा टिल्डा एस बी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन ऑफ गैमा ऑफ टी। जो गैमा टिल्डा एस है वो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है।
बेसिकली ये रीपैरामीटराइजेशन है गैमा ऑफ टी की। अगर ऐसा है तो हमने रीपैरामीटराइजेशन में कहा था कि अगर गैमा एक पैरामीटराइजेशन है तो गैमा टिल्डा एस उसकी रीपैरामीटराइजेशन होगी, और ऐसी सूरत में गैमा टिल्डा एस इक्वल होगा गैमा फाई ऑफ एस के, या गैमा टिल्डा एस इक्वल होगा गैमा ऑफ टी के, जहाँ पे एस और टी आपस में रिलेट होंगे किसी एक फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पर भी अगर गैमा टिल्डा एस गैमा टी की पैरामीटराइजेशन है, एक और रीपैरामीटराइजेशन है, तो उस सूरत में गैमा टिल्डा एस इक्वल है गैमा ऑफ टी के, और जहाँ पर हमारे पास जो एस है वो सम फंक्शन ऑफ टी है। इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो गैमा टिल्डा एस हमने यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन मालूम कर ली, बल्कि सिर्फ लिख ली, और इनकी आपस में रिलेशन लिख ली। इस यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन से सेकंड डेरिवेटिव मालूम करके कर्वेचर मालूम कर सकते हैं। इसमें पैरामीटर एस है, इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस मालूम करें, ये जो गैमा टिल्डा एस है इसका मुझे सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस रिक्वायर्ड है, उसका नाम लूँगा और तो मुझे कर्वेचर मिल जाएगा, और वो प्रूफ ये करूँगा कि वो इसके इक्वल है। ये जो मेरे पास इस वक्त गैमा टिल्डा एस गैमा ऑफ टी के इक्वल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एस। ये जो मेरे पास एक इक्वेशन मौजूद है इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। लेफ्ट साइड पे चेन रूल अप्लाई करूँगा, डी गैमा टिल्डा बाय डी एस, और फिर एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि एस फंक्शन है टी का, डी एस बाय डी टी, और राइट साइड पर डी गैमा बाय डी टी। डी गैमा बाय डी टी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर गैमा डॉट, और डी गैमा टिल्डा बाय डी एस को मैं लिख रहा हूँ गैमा टिल्डा का डेरिवेटिव डैश के साथ, और डी एस बाय डी टी। मैंने क्या नोटेशन यूज़ की है? मैंने नोटेशन यूज़ की है कि डी गैमा बाय डी टी को गैमा डॉट और डी गैमा टिल्डा बाय डी एस को गैमा टिल्डा डैश से, डी गैमा बाय डी टी को गैमा डॉट और डी गैमा टिल्डा बाय डी एस को गैमा टिल्डा डैश से डिनोट किया है। मुझे मालूम करना है डी टू गैमा टिल्डा बाय डी एस टू, या कह लें मुझे मालूम करना है गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। यहाँ से गैमा टिल्डा डैश इक्वल आ गया गैमा डॉट ओवर डी एस बाय डी टी। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एस, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी बाय डी एस गैमा टिल्डा डैश, राइट साइड पे डी बाय डी एस गैमा डॉट ओवर डी एस बाय। लेफ्ट साइड पे मेरे पास बन गया डी टू गैमा टिल्डा ओवर डी एस टू, या गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव डबल डैश, और राइट साइड पे मैं अप्लाई करने लगा हूँ चेन रूल। ये जो d बाई डी एस है इसको d बाई डी टी और dt बाई डी एस लिख रहा हूँ। इस d बाई डी एस को मैंने d बाई डी टी और dt बाई डी एस लिखा, और ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ गैमा डॉट ओवर डी एस बाई डी टी। लेफ्ट साइड पे अगर इसका नाम ले लेंगे तो हमें कर्वेचर मिल जाएगा। बस इसका नाम लेंगे, कर्वेचर मिलेगा, राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और ये वाला आंसर बनाएंगे। गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव डबल डैश, लेफ्ट साइड पे नोटेशन ये डेरिवेटिव की यूज़ करें या ये यूज़ करें एक ही बात है। राइट साइड पे ये वाला डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगे हैं, क्वोशंट रूल होगा। गैमा डॉट का एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो गैमा डबल डॉट हो जाएगा, साथ में डी एस ओवर डी टी, माइनस क्वोशंट रूल में माइनस न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये बन जाएगा डी टू एस ओवर डी टी स्क्वेयर,
और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर ds बाई डी टी का होल स्क्वायर। और ये जो एक्सप्रेशन है dt बाई डी एस, इसको मैंने लिख लिया 1/ds बाई डी टी। गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, राइट साइड पे गैमा डबल डॉट ds बाई डी टी माइनस गैमा डॉट d2s बाई डी टी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में आ गया ds बाई डी टी का होल क्यूब। और स्पेशली ये रिज़ल्ट बनाने के लिए एक स्पेशल काम करने लगे हैं। राइट साइड पर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ ds बाई डी टी से। डिनोमिनेटर में ds बाई डी टी की पावर 4 हो जाएगी। न्यूमिनेटर में गैमा डबल डॉट ds बाई डी टी से मल्टीप्लाई करने से ds बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस गैमा डॉट और ds बाई डी टी इंटू d2s बाई डी टी। यहाँ तक ये रिज़ल्ट हम छोड़ रहे हैं, अभी इसको दोबारा यूज़ करेंगे। मैं किसी तरह से कैलकुलेट करने लगा हूँ ds बाई डी टी स्क्वेयर और ds बाई डी टी इंटू d2s बाई डी टी स्क्वेयर। कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमें एक रिज़ल्ट याद रखना है, और वो रिज़ल्ट हमने आर्क लेंथ कैलकुलेट करते हुए लिखा था। वो रिज़ल्ट ये है कि ds बाई डी टी का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है गैमा डॉट के मैग्नीट्यूड का। ये हमें मालूम है, ये आपको याद रखना है। इसी की मदद से हमने ड्राइव किया था आर्क लेंथ का फार्मूला। लेफ्ट साइड पे ds बाई डी टी का स्क्वायर, राइट साइड पे वेक्टर के नाम का स्क्वायर है। हम इसे गैमा डॉट डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट और गैमा डॉट लिख सकते हैं। याद रहे a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है a डॉट a के। इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू t। ये जो मेरे पास ds बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू है गैमा डॉट डॉट गैमा डॉट, ये मैं यहाँ पुट करूँगा। लेकिन इस फैक्टर की वैल्यू मालूम करने के लिए ds बाई डी टी इंटू d2s बाई डी टी स्क्वेयर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। लेफ्ट साइड पे पावर रूल अप्लाई होगा 2ds बाई डी टी, और फिर ds बाई डी टी का डेरिवेटिव जो बनेगा d2s बाई डी टी स्क्वेयर। पावर रूल। राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल, गैमा डॉट का डेरिवेटिव गैमा डबल डॉट, डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट और गैमा डॉट एज इट इज, प्लस गैमा डॉट डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट और गैमा डॉट का डेरिवेटिव गैमा डबल डॉट। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कम्यूटेटिव होता है, तो राइट साइड पे दोनों टर्म्स में ऑर्डर चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं 2 गैमा डॉट डॉट प्रोडक्ट का डॉट और गैमा डबल डॉट। 2 दोनों साइडों से कैंसिल कर दें तो ds बाई डी टी इंटू d2s बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल आ गया गैमा डॉट डॉट गैमा डबल डॉट। ये वैल्यूज़ ds बाई डी टी d2s बाई डी टी स्क्वेयर की जगह 1 में पुट कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू 1 में पुट करते हैं, तो 1 में लेफ्ट साइड पे गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव, राइट साइड पे गैमा डबल डॉट और ds बाई डी टी स्क्वेयर की जगह बाय 2 गैमा डॉट डॉट गैमा डॉट, फिर माइनस गैमा डॉट और ds बाई डी टी d2s बाई डी टी स्क्वेयर की जगह गैमा डॉट डॉट गैमा डबल डॉट, और डिनोमिनेटर में ds बाई डी टी का स्क्वेयर, ये बन जाएगा गैमा डॉट के नॉर्म की पावर 4। न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं हम
ए क्रॉस बी क्रॉस सी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल होता है ए डॉट सी साथ में बी माइनस ए डॉट बी और साथ में सी। अगर बाहर हो यहाँ ए डॉट सी आए, गैमा डॉट बाहर ये गैमा डॉट हो, फिर क्रॉस यहाँ पे गैमा डबल डॉट और क्रॉस गैमा डॉट, तो क्या बनेगा इसी फार्मूले से? ये बनेगा गैमा डॉट का डॉट गैमा डॉट के साथ में गैमा डबल डॉट माइनस गैमा डॉट का डॉट गैमा डबल डॉट के साथ और साथ में गैमा डॉट। तो न्यूमरेटर वाली जो एक्सप्रेशन है क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं गैमा डॉट क्रॉस गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट, और डिनोमिनेटर में गैमा डॉट के नॉर्म की पावर 4। ये जो न्यूमरेटर में अब हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है इसका क्रॉस प्रोडक्ट हल कर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हल होगा? इसको ए एज्यूम करते हुए और इसको बी एज्यूम करते हुए। ए क्रॉस बी ये बनेगा ए का मैग्नीट्यूड यानी ए का नॉर्म, बी का मैग्नीट्यूड गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट का नॉर्म या मैग्नीट्यूड, इन दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल का साइन, डिनोमिनेटर एज इट इज, साथ में एक यूनिट वेक्टर आएगा। और अगर मैं दोनों साइड्स पर मैग्नीट्यूड ले लूं तो साथ वाले यूनिट वेक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दोनों साइड्स पर मैग्नीट्यूड ले ली। साइन, अभी तक मैंने एंगल नहीं लिखा, यहाँ पर एंगल क्या लिखा जाए? एक वेक्टर गैमा डॉट है, दूसरा वेक्टर गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है? जब मैं कैलकुलेट करूंगा गैमा डबल डॉट और गैमा डॉट का क्रॉस, याद है जब ए क्रॉस बी हल करते हैं तो एक वेक्टर आता है जो उन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है, यानी ये क्रॉस लेने से जो वेक्टर बनेगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके? गैमा डबल डॉट के भी और गैमा डॉट के भी। मैं इसमें से सिर्फ गैमा डॉट का इस्तेमाल करने लगा हूँ, यानी गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट इज परपेंडिकुलर टू गैमा डॉट। ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो क्रॉस लेकर जो वेक्टर बनता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट परपेंडिकुलर है गैमा डॉट पे। इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पर साइन 90 आ गया। एंगल परपेंडिकुलर है, 270 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आप साइन 90 लिखें या साइन 270 लिखें, आंसर 1 आए या -1 आए, नॉर्म की वजह से वो प्लस ही बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव का नॉर्म इक्वल आ गया किसके? साइन 91 हो गया। गैमा डॉट का एक नॉर्म डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट इसका नॉर्म, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा गैमा डॉट के नॉर्म का क्यूब। और गैमा टिल्डा का डबल डेरिवेटिव, गैमा टिल्डा चूंकि यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है, इसके डबल डेरिवेटिव का जो नॉर्म है वो कर्वेचर के इक्वल है। तो हमने प्रूव कर लिया कि कर्वेचर किसके इक्वल है? गैमा डबल डॉट क्रॉस गैमा डॉट उसका नॉर्म और गैमा डॉट के नॉर्म का क्यूब। इस फार्मूले से हम आइंदा से किसी भी रेगुलर कर्व का कर्वेचर मालूम कर सकेंगे। अगर हमें कोई रेगुलर कर्व गिवन है गैमा ऑफ टी और हम उसका कर्वेचर मालूम करना चाहते हैं तो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बनाए बगैर भी कर लिया करेंगे इस फार्मूले से। तो ये हमने कर्वेचर का फार्मूला ड्राइव किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कर्व्स के कर्वेचर्स फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही।